प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली 3 कक्षाओं में हमने पथिक खंड काव्य के काव्यांशों का पाठ किया और उसकी व्याख्या को समझा। हमने सामान्य रूप से भी यह समझने का यत्न किया कि यदि हमारे प्रश्न पत्र में भावार्थ अथवा व्याख्या लिखने के लिए कहा जाए तो हम किस प्रकार से अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे। मैंने आपको भावार्थ और व्याख्या में फर्क बताया था और यह समझाया था कि इन दोनों सवालों के परिप्रेक्ष्य में आपको अपने उत्तर में किंचित परिवर्तन करना होगा। व्याख्या भावार्थ से अधिक विस्तृत कार्य है और भावार्थ का भी संदर्भ मैंने बताया था जब मैंने आपको कहा कि भाव और अर्थ। अच्छा, आप ये देखिए कि जब हम अपनी कक्षा में काव्यांश का पाठ कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम काव्यांश का पाठ कर रहे हैं और कक्षा में ही उसकी व्याख्या को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। काव्यांश के पाठ का पहला उद्देश्य यह है कि आप उस कवि के रचनात्मक वैभव और रचनात्मक कौशल के एक मॉडल से सुपरिचित हो जाएं। इसी से जुड़ी हुई बात यह है कि जब आप उस कवि के काव्य प्रबंधों से परिचित हो जाएंगे तब उसके पश्चात आप कवि के विविध मनोभावों को, उसकी काव्य प्रवृत्तियों को और काव्य में शब्द के प्रयोगों के तारतम्य को बहुत ही अच्छे अथवा हम कहें तो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे और बाद में चल करके अभिव्यक्ति कर दे पाएंगे। तो आपको न केवल समझना है, देखिए 2 बातें हैं साहित्य के विद्यार्थी के लिए। पहली बात तो यह कि वह साहित्य के विविध मर्मों को समझे और दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि मर्म को समझने के पश्चात वह उसे अभिव्यक्त कर सके। साहित्य का विद्यार्थी इस तरीके से क्षमा नहीं मांग सकता कि मैं अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। साहित्य का मूल संकेंद्रण, जो मूल भावना है, वह अभिव्यक्ति में ही निहित है। इसलिए आपको अपने द्वारा अभिव्यक्त का तरीका भी सीखना होगा। कवि की अभिव्यक्ति तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उस अभिव्यक्ति को आत्मसात करते हुए अपनी समझ के हिसाब से कवि को पुनः अभिव्यक्त करना, यह एक साहित्य के विद्यार्थी की समझ पर निर्भर करता है और उसका अभिप्सित भी है। आपसे यह चाहना रखी जाएगी, आपसे लोग यह इच्छा रखेंगे कि आप यदि कोई कविता पढ़ रहे हैं तो उसके अर्थ, उसके भावार्थ, उसकी व्याख्या को उन्हें समझा सकें। अन्यथा फिर साहित्य के विद्यार्थी होने का कोई फायदा नहीं होगा। आप कोई भी साहित्य पढ़ें, चाहे हिंदी साहित्य पढ़ें या अंग्रेजी साहित्य पढ़ें, संस्कृत साहित्य पढ़ें, फारसी पढ़ें, उर्दू का साहित्य पढ़ें, कोई साहित्य, दुनिया की किसी भी भाषा में निहित साहित्य पढ़ें, लेकिन यदि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं तो यह आपसे एक सर्वनिष्ठ आशा के तौर पर देखा जाएगा कि आप विद्यार्थी के तौर पर जो पढ़ा गया और समझा गया उसे अभिव्यक्ति दे पा रहे हैं अथवा नहीं। अब जब हम पथिक खंड काव्य के काव्यांशों का पाठ कर रहे हैं, पिछली 3 कक्षाओं में हम कर चुके, अब इस कक्षा में मैं इन काव्यांश पाठ की सीरीज का समापन करूंगा। अब यहाँ तक आज मैं कोशिश करूंगा कि आप पथिक खंड काव्य के मूल मंतव्यों से और उसके विविध सरोकारों से भली भांति परिचित हो जाए।
जब आप एक बार परिचित हो जाएंगे तब आपके सामने संभव है कि कोई दूसरा पदबंध आ जाए, लेकिन आप उसे अपने विवेक और ज्ञानात्मक संवेदन के द्वारा न केवल समझ सकेंगे बल्कि अभिव्यक्त कर सकेंगे। क्योंकि यह संभावना तो नहीं है कि समूचे खंड काव्य को कक्षा में ही पढ़ा दिया जाए और उसकी व्याख्या प्रस्तुत कर दी जाए। इतना भाई कुछ भी है तो एक खंड काव्य है और उसकी व्याख्या के लिए आपको सैकड़ों कक्षाएं लेनी होंगी। 10, 20, 50 कक्षा में तो संभव नहीं है, इसलिए हम उसके काव्यांश का एक एक कक्षा में पाठ कर रहे हैं, उसकी व्याख्या को समझ रहे हैं। और वही हमारे लिए एक मॉडल है, नमूना है कि हमको इसी प्रकार से यदि यह आ जाता है, यह काव्यांश आ जाता है, तो हमें इस तरीके से उसके अर्थ मर्म को समझना है, भावार्थ को समझना है अथवा व्याख्या को समझना और अभिव्यक्त करना है। और यदि यह नहीं आता है, कोई अन्य पदबंध, कोई अन्य काव्यांश हमारे परीक्षा केंद्र में, परीक्षा प्रश्न पत्र में आ जाता है, तो हम उसे भी इसी भांति, इसी नमूने या पैटर्न को समझते हुए अभिव्यक्त कर सके। यह इन कक्षाओं का उद्देश्य है। अब हम पथिक खंड काव्य के एक काव्यांश का पाठ करेंगे और जिन काव्यांशों को मैंने चुना है वे काव्यांश पथिक खंड काव्य के एक प्रकार से प्रतिनिधि काव्यांश हैं। उसमें आपको कवि की अभिव्यंजना के विविध स्तर और मनोभावों के विभिन्न फलक दिखलाई पड़ेंगे। जो मूल वृत्तियां रही हैं कवि के रूप में राम नरेश त्रिपाठी जी की, उन वृत्तियों का भी दिग्दर्शन आपको होगा। लिहाजा इन काव्यांशों का पाठ करते हुए और इन काव्यांशों का मर्म समझते हुए आप उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनकी प्रवृत्ति और उनके सरोकार, उनकी इच्छाओं अभिप्साओं, इन सभी को से भी गुजरेंगे और इन सभी को भी क्रमशः समझते चलेंगे। और इन्हीं के अनुरूप यदि कहीं, मुझे तो लगता है कि जो मैंने आपको कक्षा में पढ़ाया वह बहुत ही प्रमुख है और परीक्षा में आ सकता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता कि परीक्षा में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो परीक्षा के अनुरूप आपको अपने आप को सुदृढ़ करना होगा कि कोई भी प्रश्न आए, कोई भी काव्यांश आए, कोई हिस्सा आए, मैं इतना सक्षम हूं कि उसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से कर सकता हूं। अब देखिए, मैं एक बहुत अच्छा काव्यांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और इस काव्यांश को पढ़ने से पहले ही मैं स्वच्छंदतावाद की एक विशिष्ट प्रवृत्ति के बारे में आपसे बताता हूं। यह प्रवृत्ति है मानवीय प्रेम का प्रकृति से तादात्म्य। बहुत प्रमुख प्रवृत्ति है और मनुष्य की कोमलतम भावना से प्रकृति के जुड़ाव का प्रदर्शन भी है। आप कल्पना कीजिए कि मनुष्य की कोमलतम भावना कौन सी है? सबसे कोमल, सबसे स्निग्ध भावना प्रेम है। और यह प्रेम विहंगम है। इसको केवल आप सामान्य तौर पर एक युवक और एक युवती के बीच का प्रेम न समझें। यह प्रेम किसी के भी बीच संभव है। हो सकता है आप जिस लेखनी से लिख रहे हों उस लेखनी से बहुत प्रेम करते हो, कि अब बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हों, मेरे पिताजी ने उस समय मुझे इसे दिया था, तो आप उससे प्रेम कर सकते हैं। हो सकता है आप अपने किसी पड़ोस के व्यक्ति को बहुत महान समझते हो, वह आपका आदर्श हो और उससे आप प्रेम करते हो। सबसे अद्भुत, अनोखा और प्रथम प्रेम तो मनुष्य का उसके जन्म लेते ही शुरू हो जाता है, जब वह अपनी माँ को छूता है, जब अपनी माँ को निहारता है या उसकी माँ उसको देखती है। यह सबसे अद्भुत सुकोमल प्रेम है, प्रथम प्रेम है मानवीय जीवन का, धरातल पर आते ही प्रस्फुटित हो रहा है।
हाँ, उसकी जरूरत क्या है भी मामला है, उसकी जरूरत के हिसाब से भी है। बाकी एक बच्चे को बहुत जरूरत होती है, लेकिन उस प्रेम का प्रस्फुटन तो वहीं जन्म लेते ही हो जा रहा है। इसलिए प्रेम न केवल सुकोमल है बल्कि सबसे ज्यादा विस्तृत भी है। अब हम इस काव्यांश का पाठ करते हैं और उसके पश्चात इसके भावार्थ और इसके तात्पर्य तथा व्याख्या को समझते हैं। वन उपवन गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। परम सुंदर अतिशय सुंदर है, लेकिन कौन अतिशय सुंदर है, परम सुंदर है? प्रेम का राज्य। अब एक राज्य की कल्पना कर रहे हैं जो प्रेम का राज्य है। आपको यह समझना होगा, और दरअसल समझना क्या होगा, यह बहुत ही स्वाभाविक तथ्य है। ऐसा तथ्य है जिसको घटना ही था, कोई आश्चर्यजनक तथ्य नहीं है कि आदिकालीन साहित्य से लेकर आज तक लिखी जाने वाली कविता में प्रेम सबसे प्रमुख भावना है जिसकी अभिव्यंजना में कवि लीन रहता है। प्रेम की तरफ कवि का आकर्षण अत्यंत स्वाभाविक है। वैसा ही स्वाभाविक है जैसे पैदा हुए जन्म लेते हुए शिशु का अपनी माता से प्रेम, या उस माता का अपने बालक से प्रेम। एक कवि का उसकी कविता में प्रेम की तलाश उतनी ही स्वाभाविक है, उतनी ही नैसर्गिक है, लेकिन उतनी ही सुकोमल है। आप आदिकाल और समकालीन स्थितियों के बीच में, मैं आपको भक्ति काल में ले जाता हूँ। एक बहुत प्रमुख प्रसिद्ध महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जायसी का, और आपके कोर्स में है, पिछले कोर्स में था, पद्मावत जायसी का। जायसी ने पूरी की पूरी पद्मावत को प्रेम के महाकाव्य के तौर पर लिखा है। प्रेम की पीड़ा के कवि हैं ही। अब आप देखिए, प्रेम और राख, यानी एक तरीके से कहें तो वैराग्य का उद्भव दो जगह होता है। वैसे तो कई जगह होता है, लेकिन मैं आपको दो स्थलों पर पद्मावत के ले चलना चाहूंगा। पूर्व में कहा गया कि मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, नाहित का छार इक मुठी। बहुत साधारण सा, लेकिन उतना ही वैराग्य, लेकिन सुकोमलता से निर्मित आलोडित अर्थ है। मानुष प्रेम भयहु बैकुंठी, मनुष्य का प्रेम ही बैकुंठ है। बैकुंठ का अर्थ आप सभी लोग जानते होंगे, भगवान का धाम, यहाँ भगवान का निवास है, भगवान विष्णु का, उसे बैकुंठ कहते हैं। वही जो मनुष्य का प्रेम है वही बैकुंठ है। और नाहित का, अगर मनुष्य में प्रेम नहीं बचा तो मनुष्य क्या है? नाहित का छार इक मुठी। मरने के बाद जब जला दिया जाएगा तो मनुष्य एक मुट्ठी राख के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। इसी महाकाव्य में जायसी इसी छार का दूसरी बार उल्लेख करते हैं। बहुत सारे संदर्भों में नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा। मैं प्रेम की उद्भावना और प्रेम की महत्वता को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जायसी लिखते हैं उत्तरार्ध में, जब अलाउद्दीन
खिलजी, बादशाह गढ़ चूरा, चितौर भाई इस्लाम। जौहर भई सब स्त्री, पुरुष भय संग्राम, बादशाह गढ़ चूरा, चितौर भाई इस्लाम। जब गढ़ को चूरने के बाद अलाउद्दीन खिलजी अंदर प्रविष्ट होता है तो पद्मिनी की राख प्राप्त करता है। पद्मिनी तो जल गई। अब यहीं पे कवि फिर एक बार छार को याद करता है, उसी की मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नहीं तो काह छार एक मुट्ठी। उसी छार को याद करता है और लीन ही उठाई छार एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाई पृथ्वी झूठी। उसी एक मुट्ठी राख को उठाता है, उसे उड़ा देता है और कहता है कि यह धरती झूठी है, झूठी है, झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि इस धरती पर अब प्रेम नहीं बचा। इस धरती पर प्रेम की स्थापना और उसे बचाने का यत्न आदिकाल से लेकर आज तक कवि कर रहे हैं। और यह किसी एक भाषा का सच नहीं है, यह दुनिया भर की तमाम शास्त्रीय भाषाओं और दुनिया भर की तमाम लोक भाषाओं का सच है। आप ऐसी एक भाषा नहीं ढूंढ सकेंगे जो मानवीय प्रेम की संरक्षा को अपना मुख्य लक्ष्य न बनाता हो। एक ऐसा साहित्य, एक भाषा का साहित्य आपको नहीं प्राप्त होगा। और वही जो मुख्य उद्देश्य है, उसी मुख्य उद्देश्य को एक बार फिर यहां इस काव्य पंक्ति में भी स्थापित किया गया है। अब तो कवि राज्य ही प्रेम का चाहता है, वह किसी मनुष्य का राज्य नहीं चाहता। इस राज्य का शासक कोई मनुष्य न हो, कोई तानाशाह न हो, उस राज्य का शासक स्वयं प्रेम हो। प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर होगा। क्या है? काव्य पंक्तियों के आप अर्थ की ओर जाइए कि वन उपवन गिरि सान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। यही मैंने कहा कि मानवीय प्रेम से प्रकृति के तादात्म्य का प्रदर्शन, यह जो मानवीय प्रेम से प्रकृति का जो तादात्म्य है, यह स्वच्छंदतावाद की मूलभूत विशेषता है, बहुत ही बुनियादी अभिलक्षण है। बिल्कुल प्रकृति मनुष्य के मनोभावों का स्वाभाविक प्रदर्शन करती हुई दिखलाई देती है। इस स्थिति में आपको अर्थ के संयोजन और कवि कहाँ ले जाना चाहता है, आप सोचिए कवि कहाँ ले जाना चाहता है। कवि कहता है आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय का अर्थ है भावना में पूर्णतः उत्वेलित। और भावना किसकी है? प्रेम की। आपने देखा होगा अक्सर भक्त कवियों के बारे में, जब भक्ति काव्य के बारे में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास का अध्ययन करते हुए पढ़ रहे थे, तो कई भक्त कवि ऐसे हुए जो भगवान के प्रेम में विह्वल होकर नाचने लगे और रोने लगे, लगातार रोने लगते थे। और यह एक दो भक्त कवियों का नहीं है, भाव समाधि का बहुत विशद वर्णन भक्ति साहित्य में मिलता है। खुद चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल से भक्त हैं, उनके बारे में तो कहा ही जाता है कि चैतन्य भगवान के प्रेम में उन्मादित हो जाए। ऐसे उन्मादित हो गए कि न वस्त्रों का ख्याल रहा, न अपने शरीर का, न जीवन का, बस उन्मादित होकर ईश्वरीय प्रेम में नाच रहे हैं, याद कर रहे हैं, पुकार रहे हैं और रो रहे हैं। उस स्तर के प्रेम तो खैर बहुत ईश्वरीय प्रेम है, बहुत उच्च स्तर का प्रेम है। लेकिन आत्म प्रलय का मतलब हुआ कोई प्रलय नहीं आ गया अंदर। आत्म प्रलय का अर्थ हुआ कि मनुष्य प्रेम के उस उच्चतम धरातल पर पहुंचा जहां वह विविध मनोभावों का लय कर देता है। अगर आप सांख्य दर्शन पढ़े हों तो तीनों जो गुण हैं,
सत्व, रजस और तम, इन तीनों गुणों का जो समभाव होता है वहां पर प्रलय हो जाता है, वही प्रलय अवस्था है। प्रकृति और पुरुष का भी भेद दिखाया गया है। हम बहुत दार्शनिक परिलब्धियों में नहीं जाते हैं, वह आपकी कोर्स का हिस्सा नहीं है। और अभी आपके यदि कोर्स का हिस्सा नहीं है और मैं नया नया पढ़ाने लगूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन थोड़ा बहुत दार्शनिक परिलब्धियों के बारे में जानना चाहिए। केवल भारतीय दर्शन नहीं, आप पाश्चात्य दर्शन भी अगर मौका मिले तो पढ़ लिया करें कभी कभी। तो दर्शन और दार्शनिक वृत्तियों की समझ से आपकी साहित्यिक वृत्ति ज्यादा परिपुष्ट होगी। यह आत्म प्रलय उन्हीं जो मानवीय वृत्तियां हैं उनकी सम हो जाने की स्थिति का नाम है। बिल्कुल सम हो गई। अब हमको सुख और दुख का अनुभव नहीं हो रहा है, हम तो प्रेम में लीन हो गया है कवि, और ऐसा विह्वल हो गया है कि नयन नीर झड़ते हैं। नीर तो मतलब पानी हुआ, लेकिन आंखों से पानी मतलब आंखों से अश्रुओं की धार बह रही है। झड़ते हैं तो अश्रुओं की धार बह रही है। और इसका तदात्म्य प्रकृति से देखिए कि वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ उस प्रेम के भार से इतने विह्वल हैं कि वे भी बरस पड़ते हैं। जल का जो प्रेमाश्रु है वो जल नहीं रह गया। जो प्रकृति में मेघ में जल व्याप्त है वह जल नहीं रह गया, वह प्रेम के आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया। और वह इतना भार युक्त हो गया, प्रेम के दबाव भी न कहें, प्रेम की सहज आत्माभिव्यक्ति में, जिसको कवि कहता है आत्म प्रलय, सब भूल गया, उसमें इतना लीन हो जाता है कि वह बादल बरस उठता है। प्रेम में उन्मादित हो जाता है, उससे रहा नहीं जाता, बरस पड़ता है। क्यों बरस पड़ता है? अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए। तदात्म देखिए, अपने प्रेमोन्माद को प्रकट करने के लिए वह बादल वनों उपवनों पहाड़ों समतल भूकुंजों पर बरस पड़ते हैं। और इसी प्रेम लीला के साथ उस प्रेम से, अब देखिए होता क्या है कि यह एक तरफा संचरण नहीं है। ध्यान रखिए, स्वच्छंदतावादी तादात्म्य का मतलब ही हो गया कि एक तरफा नहीं है। तादात्म्य का एक स्वरूप है एक मेक हो जाना। यानी जो प्रेम मनुष्य के मन में है वह प्रकृति के मन में भी है, और जो प्रेम प्रकृति के मन में है वही प्रेम मनुष्य के भी मन में है। यह इस कोटि का तादात्म्य है कि मेघों के भीतर जो प्रेम की विह्वलता है उसे देखकर कवि का आत्म प्रलय हो जाता है। कवि विविध भावों से सम हो जाता है, सत्व रजस तमस वृत्तियों का सम हो जाता है, उसमें आत्म प्रलय होता है और नया नीर झड़ते हैं। इतना विह्वल होता है कि उसकी आंखों से अश्रुधारा बह उठती है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनहारी। क्या अद्भुत है! लिखी हुई यह मधुर कहानी और विश्व को विमोहित करने वाली, विश्व विमोहनहारी। कहाँ लिखी हुई है? कहाँ लिखी हुई है यह अद्भुत विश्व को विमोहित करने वाली मधुर कहानी? कहाँ? पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी। कहाँ है? लहरों पर, तटों पर, तृण में, तरुओं पर, गिरि पर, नभ में, किरणों में जो प्रकाश की किरणें हैं उन पर, और जलद, सब जगह, इन सभी जगह यह मधुर विमनोहर जो विश्व को विमोहित करने वाली प्रेम कहानी है लिखी हुई है। क्या कहता है कि हे प्रिय, ये जो प्रकृति का मधुर वातावरण है इसके चारों ओर ही एक प्रेम कहानी चल रही है, और इसको तुम कहाँ पढ़ो? सागर की लहरों में पढ़ो, सागर के तट पर पढ़ो, तिनकों में पढ़ो, पेड़ों पर पढ़ो, पेड़ों में पढ़ो, पहाड़ों में पढ़ो, तारों से सजे आकाश में पढ़ो,
सूर्य की किरणों में पढ़ो, बरसते हुए बादलों में पढ़ो। प्रकृति के जितने भी स्वरूप हैं उनका कण कण इस प्रेम रस में पगा हुआ है। यह जो प्रेम कहानी, यह बिल्कुल प्रेम रस में रची बसी जो प्रेम कहानी है, यह संपूर्ण संसार को मोहित करने वाली, बिल्कुल अपने सम्मोहन में खींच लेने वाली भावना है। अब देखिए आप कि कवि कैसे बात को आगे बढ़ाता है। कुछ कहीं कहीं पे कविता के कॉन्टेक्स्ट को अर्थ के भीतर से गुजरते हुए समय संदर्भ या उस समय जो अन्य भाषाओं के प्रभाव आ रहे थे उनके भी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। जैसे अभी मैं परम सुंदर और अतिशय सुंदर का जब वर्णन करूंगा तो मैं ये बात बताऊंगा आपको, लेकिन इसी के साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या महत्वपूर्ण बात है? कि वर्णन करते हुए कवियों के भीतर हमेशा यह बात रही कि जाने मैं वर्णन कर पा रहा हूं या नहीं। वर्णन क्या? वर्णन क्या है कि कवि न हो हूं नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। तुलसीदास जी ने लिखा है कि आंखें देखती हैं लेकिन मुख बोलता नहीं, और मुख बोलता है लेकिन देखता नहीं। तो जो देखता नहीं उसको बोलना है, और जो बोल नहीं पाता उसको देखना है। यह कवि की कितनी भीषण विवशता है। वर्णन में चूक हो जाने की कितनी संभावना है, वर्णित हो ही न सके। और वैसे भी इतनी महान उदात्त भावना जिसमें प्रकृति का कण कण रोम रोम पुलकित और प्रभावित हो रहा हो, अश्रुधारा बहा रहा हो प्रेम की, वैसी मनोहर विश्व को विमोहित करने वाली या कर सकने वाली भावना को क्या कवि अपने शब्दों में बांध पा रहा है? क्या उसमें इतनी सामर्थ्य है? यह संशय कविता का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। भक्तिकालीन कवियों में भी रहा है, और भक्तिकालीन कवियों में तो बहुत ही प्रबल तरीके से रहा है, लेकिन आधुनिक काल के भी कुछ महाकवियों में रहा है। और यह संशय एक कवि को वास्तव में कवि बनाता है। कवि उस अहंकार का नाम नहीं है जो कहे कि अरे हम बड़ा टॉप क्लास की कविता लिखे। हाँ, तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि निज कवित्व कहीं लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। अपनी कविता किसको नहीं प्रिय है? सरस हो अथवा अति फीका, चाहे तो सरस हो और चाहे बिल्कुल फीकी हो, लेकिन अपनी कविता किसको नहीं प्रिय है? इसका आप वर्णन करेंगे, आपको खाना बनाना नहीं आता, लेकिन किसी दिन आपने गलती से सब्जी और रोटी या दाल और चावल बनाया और वो जल गया, लेकिन चूंकि आपने बनाया है इसलिए, लिहाजा केवल इसलिए वो आपको बड़ा परम पवित्र लगेगा, बड़ा अच्छा, बड़ा सुमधुर और स्वादिष्ट समझ में आएगा। यही हाल कविता का है। निज कवित्व कहीं लाग न नीका, सरस हूँ अथवा अति फीका। लेकिन महान कवियों के भीतर यह संघर्ष, यह आत्मसंघर्ष हमेशा चला। बहुत गहरे आत्मसंघर्ष का नतीजा है यह कथन कि मैंने इस महान और उदात्त घटना को, इस महान और उदात्त भावना को शब्दों में बांध लिया या नहीं बांध पाया। यह बांध सकना शब्दों में मेरी सामर्थ्य के अनुरूप था अथवा नहीं, यही बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, वर्णन भी कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी मेरी इच्छा है, वर्णन करने की इच्छा है। अब यह काव्य कला का कौशल देखिए कि कविता लिखी जा रही है और उस कविता लिखे जाने के दौरान बीच में कवि कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस पर कविता लिखूं। क्या कि कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की वाणी। यह तो पूरे विश्व की उदात्ततम भावनाओं में से एक है। मन करता है कि मैं इस भावना के अक्षर बन करके संपूर्ण विश्व की वाणी में परिवर्तित हो जाऊं। ये देखिए,
कि कविता चल रही है और उस कविता के ही भीतर उसी कविता की विषय वस्तु पर कविता लिखने की कवि कामना कर रहा है। कितनी अद्भुत काव्य प्रवृत्ति है और कितना अद्भुत काव्य कौशल है। इस काव्य कौशल बहुत साधारण सी दिखती हुई पंक्तियां हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया था कि कई बार असाधारणत्व में वह चमत्कार, वह सौंदर्य, वह उदात्तता नहीं होती जो साधारण सी दिखती हुई वस्तुओं, भावनाओं, शब्दों में होती। जो बहुत साधारण सी बातें दिख रही हों, उनमें अक्सर बहुत असाधारण बातों के, असाधारण भावनाओं के बीज छिपे होते हैं। यही हाल इस कविता में है, यही प्रवृत्ति, यही मनोभावना इस कविता में है जो मैंने अभी आपको समझाया। आप अगर समझ रहे हो मेरी बात को तो आप पाएंगे कि कविता लिखते हुए आप सोचिएगा कितनी बड़ी बात है और कितनी अद्भुत और काव्य कला के परिपाक का कैसा भव्य नजारा है, कितनी सूक्ष्मतम पकड़ है यह। और फिर आखिर में कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है। क्या है? यही है जो स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित है, सदा आनंद में प्रवाहित है और आनंद इसके भीतर से सदा प्रवाहित होता रहता है। सदा शांति सुख कर है आहा प्रेम का राज्य। आहा प्रेम का राज्य, शुरू में ही मैंने बताया कि कवि किसी मनुष्य का, किसी तानाशाह का राज्य चाहता ही नहीं है। कवि चाहता कौन है? वह जो इस राज्य में बैठता है, इस धरती के सिंहासन पर कौन बैठे, कौन शासक हो धरती के सिंहासन का, कौन हो? आहा प्रेम का राज्य। यही प्रेम को उपस्थित होना होगा, प्रेम को उस सिंहासन पर आरूढ़ आसीन होना होगा। तो अब तब क्या होगा? आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। आप पिछली कक्षाओं को याद कीजिए, मैंने आपसे बताया था कि यह जो दोहराव है, सुंदर और सुंदर, या इसी तरीके के कई दोहराव होते हैं। तो जो दोहराव है वह मूलतः फारसी से हिंदी में आया, फारसी की काव्य रूढ़ी थी और वहां से हिंदी में आई। आपको बहुत पुराने कवियों में, आजकालीन कवियों में यह सब पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। जब फारसी साहित्य से हिंदी साहित्य का जुड़ाव हुआ तो फारसी का जो प्रभाव था, उस भाई शब्दों का प्रभाव पड़ा, उसके शब्द घुले मिले। तो केवल शब्द नहीं घुले मिले, कई काव्य रूढ़ियां भी घुल मिल गई। उन्हीं काव्य रूढ़ियों का एक हिस्सा यह है दोहराव वाला। तो पिछली कक्षा में मैंने एक कक्षा में आपको पढ़ाया था, सुंदर अति सुंदर है। तो मैंने बताया था कि ऐसा सुंदर है, एक तरीके से कवि की व्यवस्था भी है कि वह बांध ही नहीं पा रहा है उस सौंदर्य को अपने शब्दों में, और अपनी विवस्था को अभिव्यक्ति देना भी स्वयं में एक महान काव्यात्मकता है। आप सचमुच तो बात यह है कि कई बार व्यवस्थाएं अक्सर फूहड़ हो जाती हैं, लेकिन महान और उदात्त व्यवस्थाएं बहुत अद्भुत होती हैं, वे युगांतकारी हुआ करती हैं, वे समझ और सोचने को दिशा देती हैं। उन व्यवस्थाओं, उन असमंजसों का बहुत गहरा मानवीय मूल्य होता है। ये असमंजस भी वैसे ही असमंजस हैं, ये व्यवस्थाएं भी वैसी ही व्यवस्थाएं हैं। क्या कि परम सुंदर और अतिशय सुंदर। बहुत 2 बार दोहराव किया कवि ने। क्यों दोहराव किया? इसलिए दोहराव कर रहा है कि परम सुंदर, अतिशय सुंदर, इतना सुंदर है कि मैं उसके सौंदर्य को अपनी कविता के शब्दों में बांध ही नहीं पा रहा। इतना सुंदर है। कौन सुंदर है? प्रेम का राज्य, वह राज्य जहां जिसका अधिष्ठाता प्रेम है, जिसके सिंहासन पर प्रेम आरूढ़ है, जो सबको समता में देख रहा है। क्यों? क्योंकि वह न केवल प्रकृति बल्कि हमारे भीतर भी प्रेम का संचार करता है। प्रकृति और मनुष्य के प्रेम का इस
प्रेम राज्य में तादाद में हो जाता है। यह कविता का संदर्भ हुआ, कविता का अर्थ हुआ, कविता की व्याख्या हुई। मैं आशा करता हूं और कामना करता हूं कि इतनी व्याख्याएं सुनने के बाद आपने समझी होंगी और बाद में चल करके कोई भी आपसे किसी भी काव्यांश का पाठ करने और उसका भावार्थ समझाने के लिए कहे, उसकी व्याख्या करने के लिए कहे राम नरेश त्रिपाठी की कविता का, तो आप उसको कर सकने में सक्षम होंगे। और परीक्षा में जब आए तो आप इतना सुंदर अभिव्यक्त करें अपने उत्तर को कि आपको सबसे बेहतर अंक प्राप्त हो। ऐसी कामनाओं और शुभाशंसाओं के साथ इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।